सो एक्सपेरिमेंट 7 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट 7 क्या था? ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. हमने देखा था कि प्रिज्म में से एक तरफ से इंसिडेंट रे जब ऑब्लिकली जाती है तो फिर वो इस तरह से बेंड होकर के दूसरे साइड से इमर्जेंट होती है कि एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल ऑफ डेविएशन बनता है. तो हम अपनी मर्जी का बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच का कोई भी अपने को जो सूटेबल हो वो एंगल ले करके और फिर उसके बाद हम इमर्जेंट रे के हेल्प से, नॉर्मल की हेल्प से एंगल ऑफ इमर्जेंस देखते हैं कितना बना और फिर उसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन करके और इंसिडेंट रे का फॉरवर्ड प्रोजेक्शन करके उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं. एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास पहले से होता है एंगल आई और एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस के का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है टू द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन. तो क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ही है तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स में रिफ्रैक्शन की बात भी होगी और रिफ्रैक्शन के अलावा प्रिज्म से रिलेटेड स्पेसिफिक बातें तो होंगी ही. तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप जानते हो, आप दो तरीके से देखते हो. एक तो स्नेल्स लॉ है जो कि हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है कि साइन ऑफ एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल आर यानी साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाँ, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मीडियम 1 जो भी हो, मीडियम 2 जो भी हो, तो उन दोनों अलग अलग मीडिया में स्पीड्स ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलते हैं. हाँ, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालने वाले हैं. तो थ्योरी वाली ही बात है, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है तो there is no unit. Name the atmospheric refraction that causes splitting of white light. इसको हम बोलते हैं रेनबो. बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट जो होती है वो रेनबो फॉर्मेशन है, वो उसका आउटपुट है. ये हमारा डिस्पर्शन होता है और हम डिस्पर्शन जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने कहा था कि डिस्पर्शन भी एक तरह का रिफ्रैक्शन ही है. उसमें अलग अलग कलर की लाइट्स जो होती हैं वो अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बेंड होती हैं. What is dispersion of light? Splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light. List the factors on which the angle of deviation through a prism depends. Angle of deviation through a prism depends upon angle A called angle of prism, angle of incidence on the optical density of the material of the prism. Normally हम ग्लास प्रिज्म लेते हैं तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, वो कितना बेंड करेगा. What happens to the incident ray that enters the prism? The incident ray changes its path as it gets deviated. Basically, it will get deviated towards the normal because it is entering into a denser medium. It bends towards the normal. What is refraction of light? The phenomena of bending of light from its straight path on the separation of two optical media is known as refraction of light. That means when a ray of light enters into another medium from the previous medium of different optical density, it will change its path. Why? Because the speed of light will change. So either it will bend towards the normal if the ray of light is entering from rarer medium to denser medium, or away from the normal when the ray of light is entering from a denser medium to rarer medium. What happens to a ray of light when it passes from an optically rarer to denser? तो ये it bends towards the normal. क्या होता है जब denser to rarer जाती है? It bends away from the normal. State laws of refraction. The incident ray, the refracted ray and the normal ray all lie in the same plane.
ये वैसा ही है जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 था। हाँ, और सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। White light is made up of 7 colors. Which color will travel fastest in air? हमने कहा था कि जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा उसकी वेलोसिटी सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू लेमडा न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, v इज स्पीड एंड लेमडा इज वेवलेंथ। तो अगर फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो उसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। किसी भी मीडियम में आउट ऑफ द 7 कलर्स रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कम, स्पीड ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा। व्हाट इज अ प्रिज्म? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल, यूजुअली 60 डिग्री एंगल। जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो यूजुअली 60 डिग्री होता है। What is angle of prism? The angle between the two plane refracting faces of a prism is called the angle of prism. What are the 7 colors obtained when light passes through prism? It is VIBGYOR, 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 violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the 7 colors. और विच लाइट बेंड्स द लीस्ट? रेड बेंड्स द लीस्ट क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, एंड द मोस्ट वायलेट विल बेंड द मैक्सिमम। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेनबो? रेनबो के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ डिस्पर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्पर्शन। उसके बाद TIR होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट विच इज फ्लोटिंग इन द एयर, एंड देन it will bend towards the normal method of refraction, thus refract the light causing phenomena of dispersion of light. Tiny water droplets which remain suspended in the atmosphere such as prism, they behave as spherical prism. Define angle of deviation. Angle of deviation किसके बीच में बना है? Emergent ray out of a prism and incident ray, उन दोनों के बीच में, expected path of the incident ray. So the angle of deviation through a triangular prism is defined as the angle between the incident ray that is produced forward and the emerging ray that is produced backward. Backward projection किया, मतलब ये अगर triangular prism है तो हम दिखाते हैं इस तरह से, ये incident ray, ये नॉर्मल, इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर, ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, तो इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दें। हाँ, ये इमरजेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दें, तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है ना, वही यहाँ पे बात लिखी गई है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डिविएशन थ्रू, ये बात हम कर चुके। व्हाट इज द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द बेस? व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म? बेस मतलब ट्रायंगुलर बेस, तो वो बेस की तरफ क्यों बेंड होती है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, एयर से ग्लास जो है वो रेयरर टू डेंसर है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। when this refracted ray passes out of the prism, it bends away from the normal and appears to be bending towards the base of the prism, जैसा हमने अभी दिखाया था डायग्राम में। Why does white light split into different colors when passes through a glass prism? हर कलर का 7 कलर्स हैं, हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ अलग अलग है तो उनकी इन अ गिवन मीडियम जब वो ऑब्लिकली एंटर करती है तो उनकी स्पीड्स अलग अलग हो जाती है, इस वजह से उनका एंगल्स ऑफ डेविएशन अलग अलग रहते हैं। तो वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। विबग्योर व्हेन लाइट एंटर्स इनटू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फ्रॉम द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, द स्पीड ऑफ ईच कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट एंड देयर बेंडिंग इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ईच वेवलेंथ bends a different angle and split into different colors when it passes through a glass prism.
Why does the white light not split into 7 different colors when it is passes through a glass slab? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने कहा था कि जो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो उन दोनों सरफेसेस ऑफ इंटरफेस वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो लाइट अंदर स्प्लिट होती है वो बाहर आते समय आपस में उसी तरह से जुड़ जाती है जैसे कि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट में एक रिवर्स रखा हुआ, एक इन्वर्टेड रखा हुआ प्रिज्म जो है वो बिहेव करता था। एक प्रिज्म में से इंसिडेंट रे एंटर करी, दूसरे में से बाहर निकल गई। तो इन केस ऑफ अ ग्लास slab, when white light passes through it, then the light bends into very small angles and splits only by very small amounts. As the glass slab is with two parallel faces and can be considered as two prisms in inverted position, hence the dispersed light at first surface of the glass slab recombines to form a white light when it passes through the inverted prism in the glass slab. मतलब दो प्रिज्म लग दिए, एक ऐसा रखा है तो दूसरा इन्वर्टेड ऐसा रखा है, तो इसने जो वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया था उसको ये वापस से रिकम्बाइन कर देता है। हाँ, ये 7 कलर्स को ये रिकम्बाइन करके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लगा देता है, ऐसे होता है। तो अब देखें कि MCQs हमारे, अरे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द प्रिज्म फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, array of light that enters the prism from a rarer medium while entering the prism at the point of incidence, it will, यहाँ पे ये towards the normal bend हो जाएगी, bend towards the normal, B is the correct answer। The angle formed when the incident ray and emergent ray produced backwards is called angle of deviation, C is the correct answer। The angle found between two places of refracting faces of prism, two planes of refractive faces of prism is called angle of prism। When a white light passes through a prism, it splits into band of 7 colors। The maximum color of the band is, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट की होती है, आप पहले से जानते हो। यहाँ पे वायलेट है नहीं, तो वायलेट के बाद कौन आ रहा है, ब्लू, तो ब्लू की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। द कलर ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर, सबसे तेज़ कौन चलेगा, सबसे तेज़ चलेगा रेड ना, वो एयर में चाहे कहीं भी रेड फास्टेस्ट चलता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। बड़ी वेवलेंथ उतना ही बड़ा वेलोसिटी, उतना ही छोटा फ्रीक्वेंसी। The refractive index of glass prism is 1.5। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी, आपको यहाँ देखना, कैलकुलेशन नहीं करनी, मोर इन एयर देन द ग्लास प्रिज्म। यस, सही बात है। अगर प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, एयर से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है तो ग्लास में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी वो यहाँ पे आकर के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इतना फर्क होता है। द फिनोमिना ड्यू टू विच द थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल शो कलर्स इज, दिस इज कॉल्ड, इसमें मल्टीपल बातें हुई हैं, है ना, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, बेसिकली ये all of them are correct। totally reflecting prism has an angle of refraction। अभी totally reflecting prism जो रिफ्लेक्टिंग होगा उसमें क्या होगा कि अगर उसका कोई एंगल अगर 90 डिग्री पर आई रे ऑफ लाइट तो 45 डिग्री के दो, इफ प्रिज्म इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, दी अदर 2 विल बी 45 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो तो 180 डिग्री ही होना चाहिए ईच, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। तो TIR के बारे में मैंने आपको बताया था
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से एक ऐसे इंसिडेंट रे एक इस तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आए जो कि उस प्रिज्म की सरफेस पर ही चलता हुआ जाने लग जाए या स्लैब की सरफेस पे ही चलता हुआ रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक्चुअली एक पॉइंट के बाद में इंटरनली रिफ्लेक्टेड होने लगती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना विच इज एसोसिएटेड विद रेनबो फॉर्मेशन ऑल्सो। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड इन, कहाँ यूज़ करते हैं हम उसको? टेलीस्कोप में भी करते हैं, पेरिस्कोप में भी करते हैं। In an experiment to trace the path of a ray of light through a prism using pins P1, P2, P3, P4, 4 students did the following. ए ने क्या किया? looked at heads of P1, P2, तो ये तो प्रिकॉशंस के हिसाब से गलत ही हो गया। looked at feet of P1, P2, ये सही है। इसने हेड देखे, ये गलत है। तो आपको बी या डी में से ही आंसर निकालना है। फिर बी को देखें, while placing P3 and फीट ऑफ ये इसमें और देख लें, ये बात तो सही है। लुक्ड एट फीट ऑफ P1, P2 वाइल प्लेसिंग P3 एंड P4, फीट ऑफ P4, इनके भी फीट देख लें वाइल प्लेसिंग P4। तो ये बेटर आंसर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, द करेक्ट प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन प्रिज्म। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, तो इस आपको नॉर्मल देखना पड़ेगा। ये आपका प्रोट्रैक्टर हमेशा नॉर्मल पे लगा हुआ होना चाहिए और इंसिडेंट रे उसमें से होकर के जानी चाहिए, क्योंकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल रहे हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके अंदर से होकर के यहाँ और यहाँ दो जगह जा रही है। सिर्फ ये केस है जिसमें नॉर्मल के ऊपर आपने प्रोट्रैक्टर रखा है, इसमें तो साइड में रख दिया है ना। तो ये तीनों ही नहीं हो सकते। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द विबग्योर द कलर विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, अब इनमें वायलेट ही है सबसे शॉर्टेस्ट है ना। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म? ऑब्वियसली उसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इज इम्पॉर्टेंट। द इंसिडेंट एंगल ऑफ द लाइट रे, द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड, अब अगर हम देखें अलग अलग देखें तो ऑल ऑफ दीज, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो हमको ये तो बात पता चल गई कि ए प्लस डी यानी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो वो रिलेशन यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? यस, देयर इट इज। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर। पढ़ तो हम चुके हैं, सब पता है हमको। और परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, द इंसिडेंट एंगल टेकन शुड बी 30 to 60 डिग्री। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं है ना, क्योंकि 30 डिग्री से छोटा और 60 डिग्री से बड़ा एंगल हमारे कई बार प्रिज्म की रेंज से बाहर निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव एंगल, the refractive angle of the equilateral prism is, equilateral prism के रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होना, मतलब अंदर की तरफ। अब यदि आप इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है इसके सब साइड बराबर हो, तो उसमें प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म और बाकी जो एंगल्स हैं वो सब 60 डिग्री के होते हैं, तभी ऐसा हो पाता है कि इक्विलेटरल बन पाए, उसकी सब साइड्स बराबर हो जाती हैं। In an experiment to trace the path of a ray of light passing through prism, the correct measurement of angle of incidence क्या है? देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक दिख रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक तो दिख रहा है, ये गलती है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गलत लगा दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ पे एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन गलत लिखा हुआ है, हाँ, दिस इज करेक्ट। हाँ, नॉर्मल के साथ बनाए हुए एंगल्स होते हैं ये, तो इसलिए ध्यान रखें कि ऐसी गलती ना हो। 2 dots P1 and P2 shown in each of the following diagrams। अब इसमें क्या हो रहा है कि एंगल पता चल रहे हैं हमको, हाँ, ये बहुत छोटा है, ये और भी छोटा है, दिस लुक्स परफेक्ट। हाँ, बहुत छोटे एंगल्स जो होते हैं उनसे काम नहीं चलता। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, ये सही है। ray of light is incident on one side of the prism. It emerges out of the prism from another side making an angle of emergence. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसा होगा? इक्वल टू दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ज़रूरी नहीं है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू 0। बेसिकली रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिज्म, इमर्जेस आउट ऑफ, ये एक्चुअली तो बड़ी ग्रेटर देन वी कैन से, बट इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का एंगल ऑफ प्रिज्म है, किस तरह का ऑप्टिकल डेंसिटी है, और वो हमने खास करके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया हुआ है। तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो डिपेंड करता है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन में आंसर हमको दिया हुआ है कि इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा क्लास लैब में तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं होता है ऐसा। A ray of light strikes the surface of glass prism making an angle of 90 degree, the angle of incidence और एट द सरफेस। ये बात हम अभी कर रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ऑफ प्रिज्म वुड बी 0। ये आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। समझो कि ये प्रिज्म है और ray of light strikes the surface of glass prism making an angle। तो ये 90 डिग्री एंगल पे गई, 90 डिग्री एंगल पे जाती है तो फिर नीचे भी सीधी जाती चली जाएगी, नीचे ही जाएगी वो, है ना, ऐसे। तो इसमें क्या करें हम? ऐसे में 90 डिग्री के साथ हम कह रहे हैं उसका तो हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ बनता है, तो ऐसी कंडीशन में वो 0 डिग्री होगा। हाँ, 0 डिग्री, बी इज़ द करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर। तो साइन आई एंड साइन आर बी में लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। This is the correct answer. Which of the following figures show the correct path of a ray of light traveling from air to the prism? अब ये बिल्कुल भी बेंड नहीं हुई है तो ये गलत है, इसमें सीधी निकल गई तो ये गलत है, इसमें ये भी सीधी निकल गई, गलत है, और ये सही है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The angle formed by incident ray at the normal is angle of incidence। डी आंसर है। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंडेड रे ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड द मिनिमम डेविएशन इट प्रोड्यूसेस इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। तो ऐसे में हम क्या करें कि थोड़ा सा 60 से कम यानी 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। हाँ, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई। The angle of prism is 60 degree and the incident ray makes an angle of 45 degree with the normal. The angle of deviation will be। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बनता है? ये, फिर इसको बढ़ा दें, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये 60 डिग्री है तो ये सब 60 60 हैं, एंड द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।
45 डिग्री पर ही आई है, तो बिलो 45 ये बेंड करेगी, और फिर अवे जब वो जाएगी ये वाले एंगल का, एंगल ऑफ इसको बैकग्राउंड करो तो एंगल ऑफ डिविएशन पूछा गया है। तो वो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई रख के करेंगे तो हमारा 30 डिग्री आएगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। When the angle of incidence increases the angle of deviation, angle of incidence इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, पहले तो शुरू में वो डिक्रीज होने लग जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा टू मिनिमम वैल्यू, एंड देन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो भी बढ़ता जाएगा। On increasing the angle of incidence in a prism experiment, the experiment angle will क्या होगा कि इसको ऑप्शन सी रहेगा, इंक्रीज अप टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बियॉन्ड जो होगा वो वापस से कम होना शुरू हो जाएगा, 90 डिग्री तक वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज अप टू 90 डिग्री। The incident ray and the emergent ray in a prism experiment is always parallel, never parallel. रिपीट देखो, पैरेलल तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल कभी भी नहीं हो सकते। उनके बीच में एक एंगल ऑफ डिविएशन होता है, वो पैरेलल तो कभी हो ही नहीं सकते। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। For the refraction of a ray of light through a glass prism, the path of ray of light is shown below. ठीक है, the angle of incidence, the angle of emergence and the angle of deviation respectively have been represented by, तो angle of incidence कौन सा है, वो तो x है, angle of emergence कौन सा है, वो m है, और angle of deviation backward projection पर z मिला, तो x m z D is the correct option. आगे देखो, study the following diagrams in which the path of ray of light passing through a glass prism as traced by the four students P, Q, R, S is shown. तो करेक्ट डायग्राम किसका है, अब देखिए जाए तो है ना कि ये गलत है, ये भी गलत है, सरासर गलत दिख रहे हैं, सब एक ही ठीक दिख रहा है, हाँ, तो क्यों मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। In an experiment to trace the path of a ray of light through a glass prism for different values of angles of incidence, a student would find that the emergent ray A is parallel to the incident ray, B perpendicular to the incident ray, C is parallel to the refracted ray, D bends at an angle to the direction of incident ray। ये बात ठीक है ना कि जो बात समझ गया, एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्टूडेंट वुड फाइंड दैट इमर्जेंट रे जो होती है वो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे के साथ में। इस बात का ये मतलब हुआ, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विद दिस द एक्सपेरिमेंट सेक्शन इज ओवर, यानी कि जो प्रैक्टिकल्स हमारे थे वो वाली बात, ये टर्म 1 की बात मैं कर रहा हूँ, टर्म 1 से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स थे वो तो हो गए ओवर। अब हम बात करेंगे रिवीजन की, है ना, हम चैप्टर्स को प्लान करके रिवीजन करेंगे और अब हम एमसीक्यू पैटर्न पर पढ़ाई करेंगे, है ना, कि एमसीक्यू के हिसाब से हमें क्या किन बातों पर खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। ठीक है, तो चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये चीज़ जो है ये तो हमारी क्लियर हो गई। थैंक यू।